हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कि ये जो वर्कशीट है आपकी 1 अगस्त को आई थी क्लास 10th की। इसके अंदर आपको क्या सीखना है, जैसे कि जर्नल इक्वेशंस इनटू वेरिएबल आपको मैंने बताया था क्या होती है। जो जर्नल फॉर्म होती है जर्नल इक्वेशन इनटू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ऐसे सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो जर्नल इक्वेशंस होती हैं। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ना हम a1 और b1 यानी कि a1 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ अगर a1 b1 a2 b2 अगर 0 हो जाएंगे तो ये वेरिएबल यहाँ से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो नहीं रह पाएगी। कैसे? मान लो इसको अगर आपने a1 को 0 रख दिया तो इससे क्या होगा, a1 0 होने की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ y का वेरिएबल बच जाएगा। और हमारी जो इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के अंदर है। अब क्या करना, मैं यहाँ पर आपको कंडीशंस बताऊंगा मैं कि अगर ये कंडीशंस है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जैसे पहली कंडीशन देखो, यहाँ सॉल्यूशन जो है वो हमारे, अगर ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2, इसी तरीके से b1 अपॉन b2 अगर नॉट इक्वल टू हैं, सिर्फ c1 c2 हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 हमने फाइंड आउट किया और वो डज नॉट इक्वल टू आए, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसी तरीके से अगर हमारी सेकंड कंडीशन ये आ जाए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये कंडीशन आई है तो क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन अगर हमारी आती है तो इसका होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जो कंडीशन होगी हमारी इसको हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन आया नहीं इसका, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना जो यूनिक सॉल्यूशन आया हमारा उसमें जो लाइनें होंगी वो होंगी इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। इसी तरीके से इनकंसिस्टेंट में जो लाइन होगी वो होगी पैरेलल। ठीक, इसी तरीके से तीसरी कंडीशन वो होती है हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही इक्वल आ जाएं तो क्या होगा, तो इसमें होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड कंडीशन को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ये ग्राफ जो बनेगा इसका वो कोइंसिडेंट होगा, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। अब इसके बाद में क्या करना है हमें भाई, जो हमें देखो यहाँ पर सॉल्यूशन पहली वाली कंडीशन उसमें भी सॉल्यूशन मिले थे और थर्ड कंडीशन है सॉल्यूशन तो उसमें भी मिले हैं, उसमें इनफाइनाइट मिले थे, इसमें एक ही सॉल्यूशन मिला था। तो जिसमें सॉल्यूशन मिलता है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें भी सॉल्यूशन मिले तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। पहली बात यानी कि आपको ये पता चल गया, अगर जहां भी सॉल्यूशन मिलता है वो होता है कंसिस्टेंट, चाहे एक सॉल्यूशन मिले चाहे इनफाइनाइट मिले। और जहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता है वो होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्हीं तीनों कंडीशन से ग्राफ की बात करते हैं। जहाँ यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होता है, यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। इसी तरीके से अगर नो सॉल्यूशन है तो जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा, यानी जो दोनों लाइनें होंगी वे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और जो तीसरी कंडीशन है हमारी कोइंसिडेंट वाली,
कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि अगर एक ग्राफ की लाइन ऐसे है तो उस ग्राफ की दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, सेम इसी के ऊपर से होके जाएगी, तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट हो गई। और कोइंसिडेंट की वजह से ही उसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, देखो हर जगह पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा अगर एक लाइन दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए तो, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन इस तरीके से, तो एक ही पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग में। तो इंटरसेक्टिंग में अगर एक ही पॉइंट है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन था। और पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी इसी के पैरेलल खींची होगी, और जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और क्या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इसलिए जो पैरेलल लाइन होती हैं उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड लिखता हूं मैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये लिख लिया। अब इसका हमें ये चेक करना है कि इसके जो सॉल्यूशन आएंगे हमारे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन यूनिक आएगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे या नो सॉल्यूशन आएगा, वो चेक करना है। तो आप क्या करोगे, पहले इस जो ये इक्वेशन है ना इसको कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद जो जर्नल इक्वेशन लिखी थी हमने उसी इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी। तो यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ x के साथ a1 लिखा हुआ है, यहाँ x साथ में जब कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 है उसके साथ, यानी a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी तरीके से b1y यानी y के साथ यहाँ कितना लिखा हुआ -2 और यहाँ क्या लिखा हुआ b1, यानी b1 की वैल्यू कितनी है -2। देन इसी तरीके से c1 कांस्टेंट और यहाँ कांस्टेंट कितना लिखा हुआ है +1, यानी c1 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हमने एक इक्वेशन को क्या किया, कंपेयर कर लिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को भी कंपेयर करेंगे। किसके साथ, जो सेकंड इक्वेशन जो जर्नल लिखवाई गई थी उसी के साथ में, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इसके साथ कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर यहाँ x के साथ क्या लिखा हुआ है 3 और यहाँ a2 है, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। इसी तरीके से y के साथ क्या लिखा हुआ है b2 और यहाँ क्या है 4, यानी b2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4 आ जाएगी। एंड कांस्टेंट c2 यहाँ कितना है -20, यानी c2 इक्वल टू में कितना आया -20। ये हमने कंपेयर कर लिया। अब हमें बस क्या करना है, फॉर्मूले लगाना है, यानी a1/a2 लगाओ, a1/a2। तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, तो ये आ गया 1/3। नेक्स्ट b1/b2 निकालो, b1 कितना है -2 और b2 कितना है 4, तो यहाँ से कितना है -1/2। एंड लास्ट c1/c2। तो इसके लिए देखो c1/c2 में c1 1 है और c2 कितना है -20। हमने तीनों रेशियोज जो है वो निकाल लिए हैं। अब क्या करना हमें, वो जो 3 कंडीशंस लिखवाई थी वो चेक करनी है कि कौन सी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें पता है a1/a2 कितनी वैल्यू है 1/3 और b1/b2 वैल्यू कितनी है -1/2। इसका मतलब हमें पता चल गया कि a1/a2 है वो डज नॉट इक्वल टू किसके b1/b2। तो अगर नॉट इक्वल टू पहली दोनों कंडीशन आ गई तो तीसरे में चेक ही नहीं करनी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर ये a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल टू है तो यहाँ से पहली कंडीशन मिल जाती है हमें। अगर ये इक्वल होता तो हम c1/c2 भी चेक करते। क्यों, c1/c2 पर 2 कंडीशंस डिपेंड करती हैं। कौन कौन सी, अगर मान लो ये दोनों इक्वल होते तो हम चेक करते c1/c2 कहीं इसके इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल होता तो वहां पर दूसरी कंडीशन लग जाती, अगर नॉट इक्वल टू होता तो वहां दूसरी कंडीशन लगती। तो लेकिन अगर पहली दोनों रेशियोज इक्वल नहीं होते हैं तो इसकी कंडीशन क्या बताई हुई थी, इसकी कंडीशन थी
कि अगर दोनों हमारे डज नॉट इक्वल टू में आते हैं तो ये कंडीशन किसकी हमारी, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड कंडीशन कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ये इंफॉर्मेशन सारी हमें मिल गई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको इस्तेमाल करके जो ये कंडीशंस थी हमने बता दिया कि लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और बताता हूँ मैं तुम्हें ताकि सारी कंडीशंस आपको पता चल जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एंड सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y एंड माइनस के 18 इक्वल टू 0। ये कंडीशन दे रखी है और हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सेम यहाँ से बताओ मुझे a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 आया 2, b1 कितना आ गया 3 और c1 कितना आ गया माइनस के 9। इसी तरीके से यहाँ से बताओ a2 कितना आया 4 एंड b2 कितना आ गया 6 एंड c2 कितना आया माइनस के 18। ठीक है, हमने बस रेशियोज लिख दिए डायरेक्ट, यानी कि जो कंपैरिजन था वो हमने डायरेक्ट a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यूज रख दी हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 कितना आएगा, तो यहाँ से a1 की वैल्यू 2 दे रखी है और a2 कितना है 4 और इसको कैंसिल करके 1 अपॉन 2 आ गया। फिर इसी तरीके b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करो। b1 कितना आया था 3 और b2 कितना है 6, इसको कैंसिल कर दो 1 अपॉन 2 आया। फिर c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 में कितने माइनस के 9 एंड यहाँ कितना माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखो तीनों की तीनों 1 अपॉन 2 है, इसका मतलब हमें ये कंडीशन मिली a1 अपॉन a2 इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू में c1 अपॉन c2। तीनों ही कंडीशंस क्या आई, इक्वल आ गई। तीनों रेशियोज अगर इक्वल हैं तो सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, और कैसा है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, तो कैसा होता है वो कंसिस्टेंट। और ग्राफ कैसा है इसका, कोइंसिडेंट। कैसा ग्राफ है, जो ग्राफ होगा इसका वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या बताया था, कोइंसिडेंट का मतलब बताया था कि एक लाइन के ऊपर उसी पर दूसरी लाइन दिया जाए तो कोइंसिडेंट बोलते हैं उसको। तो ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको कंप्लीटली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ है क्वेश्चन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2x प्लस के 4y एंड माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन। तो देखो इसे कैसे करेंगे, तो सेम पहले यहाँ से कंपैरिजन से a1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई। a1 आया हमारा 1, b1 कितना आया, b1 हमारा आ गया 2 एंड c1 कितना आ गया माइनस 4। इसी तरीके से यहाँ कंपैरिजन किया, a2 कितना आया 2, b2 4 एंड c2 माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 12। इस तरीके से कंपैरिजन कर लिया और हमने वैल्यूज लिख दी। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालना है। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 1 और a2 क्या है 2। देन b1 अपॉन b2, b1 दे रखा हमें 2 एंड b2 कितना था 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आया 1 अपॉन 2। एंड लास्ट फाइनल c1 अपॉन c2, वो क्या गिवन है माइनस 4 एंड माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 अपॉन 3।
तो यहाँ से निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 का जो रेशियो वो तो सेम है, लेकिन C1/C2 अलग है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन लगी हमारी, A1/A2 इक्वल किसके, B1/B2 के, एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। और इस कंडीशन को क्या बोला था बताओ, इस कंडीशन को बताया गया था कि ये हमारा कैसी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन। एंड जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैरेलल लाइन होंगी इसके अंदर, क्लियर। एंड और ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो बताया था आपको, जब सॉल्यूशन होते हैं तो उस कंडीशन बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपको तीनों कंडीशंस के मैंने क्वेश्चंस करा दिए और आपको समझ में भी आ गया होगा। थोड़ा सा मैं तुम्हें ये ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बता देता हूँ फिर भी कि क्या मतलब है इसका। देखो यहाँ पर जैसे कि तीन कंडीशंस होती है ना। सबसे पहली कंडीशन जैसे ये जो मैं कह रहा था यूनिक सॉल्यूशन है, उसमें दोनों जो लाइन आएंगी उनका जो ग्राफ बनेगा, कुछ भी हो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। मान लेते हैं ये फर्स्ट लाइन थी, लाइन फर्स्ट, एंड ये लाइन सेकंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड है, इनसे जो ग्राफ बना है उसमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, तो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट एक मिला है, इसका मतलब यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है, तो ये कौन सी कंडीशन थी जिसके अंदर हमने लिखा था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, उसका ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। सेकंड केस मान लेते हैं इस बार, सेकंड केस के लिए एक लाइन का ग्राफ तो ऐसा बना और दूसरी लाइन का ग्राफ इस तरीके से बन गया। इस तरीके से ग्राफ बना दिया। तो ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ ये चीज है कि जो ग्राफ है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा इसमें। और इसकी कंडीशन कौन सी थी नो सॉल्यूशन वाली, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन के लिए ऐसा होता है ग्राफ, इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन आता है क्योंकि इंटरसेक्ट करती नहीं है लाइन। और लास्ट एक केस और था तीसरा, उसकी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कैसी, जैसे कि हमने ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस है, तो एक लाइन का ग्राफ जैसे ही आ गया तो दूसरी लाइन का भी इसी के ऊपर आएगा, सेम दूसरी लाइन का भी इसी के ऊपर। तो दोनों ही इक्वेशंस का जो ग्राफ है एक ही लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस तरीके से। तो इसकी कंडीशन क्या थी, A1/A2 B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अब मैं एक दो क्वेश्चंस तो मैं करने के लिए दे रहा हूँ, आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आए थे उसके आंसर, क्या आपको समझ में आया ये भी बताना मुझे। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं लिख देता हूँ, ये 2x - 3y - 8 इक्वल्स टू 0। एंड दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 4x - 6y - 9 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x - 2y + 5 इक्वल्स टू 0, 2x + 3y - 20 equals to 0. And third question, x plus y equals to 6 minus 6 equals to 0, and 2x plus 2y equals to 12.
देखो यहाँ पर ये जैसे इक्वल्स टू 6 और 12 जैसे ये है, तो हमें पता है कि हमें जर्नल इक्वेशन में इक्वल टू 0 लेके रखना होता है। तो यहाँ मैं इसको पहले से लिख देता हूँ, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है, और कोई इक्वल टू में वैल्यू कांस्टेंट दे रहेगा उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, साइन बदल जाएगा उसका, और इक्वल टू में 0 लिख दोगे। अब ये 3 क्वेश्चन जो आपको करके इसके आंसर बताने हैं, मुझे जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें बतानी है आपको, और कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।